Good morning, my dear students. Today our topic is lesson number 7th of history, crafts and industries under colonial rule. आज हम इसका जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टॉपिक करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार, यानी टीपू सुल्तान fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand at श्रृंगापट्टनम। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध लड़े और श्रीरंगपट्टनम में उनके हाथ में तलवार से लड़ते हुए शहीद हो गए। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल? लेकिन क्या आप जानते कि तलवार इतनी खास क्यों थी? द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली शार्प एजेस दैट कुड ईजली रीप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर। तलवार में एक तेज धार थी जो प्रतिद्वंदी के कवच के माध्यम से आसानी से चीर सकती थी अगले के कवच को भी। Woods originated in India before the beginning of the Christian era. Woods steel was widely exported and traded throughout ancient Europe, China, and Arab world. It became particularly famous in the Middle East, where it became known as Damascus steel. Archaeological evidence suggests that this manufacturing process was already in existence in South India even before the Christian era. Wood steel, when converted into swords, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron. तो ये कहता है कि कवच के माध्यम से आसानी से वो चीर सकती थी। तलवार ऐसी थी। तलवार की गुणवत्ता एक विशेष प्रकार के उच्च कार्बन स्टील से आती है जिसे वुड्स कहा जाता है। वुड्स की उत्पत्ति, मतलब ये कहता है कि जो तलवार की क्वालिटी होती है ना, वो एक विशेष प्रकार के उच्च कार्बन स्टील से आती है। उस कार्बन स्टील को हम क्या कहते हैं? वुड्स कहते हैं। वुड्स की उत्पत्ति ईसाई युग की शुरुआत से पहले भारत में हुई थी। वुड स्टील का प्राचीन यूरोप, चीन और अरब दुनिया में व्यापक रूप से व्यापार होता है। यह मध्य वर्ग के विशेष रूप से यह मध्य वर्ग में बिल्कुल प्रसिद्ध हो गया, जहाँ इसे दमशिक स्टील के नाम से भी जाना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह निर्माण प्रक्रिया ईसाई युग से पहले ही दक्षिण भारत में अस्तित्व में थी। और वर्ड्स स्टील जब तलवारों में परिवर्तित होता है तो एक बहते पानी के पैटर्न के साथ बहुत तेज धार पैदा करता है। यह पैटर्न लोहे में एम्बेडेड बहुत छोटे कार्बन क्रिस्टल से आया था। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ सुल्तान दिखाई गई है। इन 1800 फ्रांसिस बुचानन हु toured extensively in Mysore gave an account of the technique by which wood steel was produced in hundreds of smelting furnaces in Mysore। तो ये कहता है कि 1800 में मैसूर में बड़े पैमाने पर दोहरा करने वाले फ्रांसिस बुचानन ने इस तकनीक का एक लेखा दिया जिसके द्वारा मैसूर में सैकड़ों गलाने वाली भट्टियों में वुड स्टील का उत्पादन किया गया था। और इन दीज फर्नेसेस इन वुड स्टील में iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots. By an intricate control of temperatures, the smelters produced steel ingots. These ingots were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too. The word woods is an anglicized version of Yurukku for steel in Tamil or Yukku for steel in Kannada and many other South Indian languages. Wood steel fascinated European scientist. The legendary scientist and discoverer of electricity, Mitchell Faraday, spent 4 years studying the properties of Indian woods. However, woods making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid 19th century. This was so because first, with the British conquest of the India, the sword and armor making industry died. Second, imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftsmen in India. तो हमने अभी कहा कि मैसूर में बड़े पैमाने पर दोहरा करने वाले फ्रांसिस बुचानन में तकनीक का एक लेखा दिया जिसके द्वारा मैसूर में सैकड़ों गलाने वाली भट्टियों में वुड स्टील का उत्पादन किया गया था। इन भट्टियों में लोहे की लकड़ी का कोयले के साथ मिश्रित किया गया था। इन जो लकड़ी थी ना, जो लोहे की लकड़ी थी उसको कोयले के साथ मिक्सचर किया गया था और मिट्टी के छोटे बर्तन के अंदर रखा गया था। तापमान के जटिल नियंत्रण से स्मेल्टर्स ने स्टील सिल्लियों का उत्पादन किया। ये सिल्लियाँ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के काम आती थी। वुड्स शब्द तमिल या उक्कू में स्टील के लिए, कन्नड़ और कई अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में स्टील के लिए उरुकू का एक स्पष्ट संस्करण है। वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को मोहित कर दिया था। मतलब जो यूरोप के वैज्ञानिक थे ना, साइंटिस्ट थे, उनको भी मोहित कर दिया था। वो भी चाहते थे कि हमारे पास आए।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक और बिजली के खोजकर्ता माइकल फेराडे ने 4 साल भारतीय वुड्स के गुणों का अध्ययन करने में बिता दिए। हालांकि वुड्स बनाने की प्रक्रिया, जो कि एक दक्षिण भारत में इतनी व्यापक रूप से जानी जाती थी कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये इसीलिए था क्योंकि पहले भारत की ब्रिटिश विजय के साथ तलवार और कवच बनाने वाले उद्योग की मृत्यु हो गई। मतलब क्यों ऐसा इस क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो भारत की पहले नंबर पे तो भारत की जो ब्रिटिश विजय थी ना, ब्रिटिश विजय के साथ तलवार और जो कवच बनाने वाले उद्योग थे ना, उनकी मृत्यु हो गई भारत की। दूसरा, भारत में कारीगरों द्वारा उत्पादित लोहे और इस्पात का आयात होने लग गया। और ये मतलब भारत में ही होने लग गया आयात, दूसरे देशों से मंगवाया जाने लग गया अब लोहा। ठीक है। उसके बाद है फ्रांसिस इन विलेजेस, यानी गांव में फ्रेंस। द लेट 19th century साइड डिक्लाइन इन आयरन स्मेल्टिंग। द न्यू फॉरेस्ट लॉज डिसअलाउड पीपल टू एंटर रिजर्व फॉरेस्ट। The smelters could not find wood for charcoal unless they secretly entered the forest. Many gave up this craft and searched for new jobs. Second reason was import of iron and steel from England. In India, ironsmiths began using the imported iron to manufacture utensils and implements. The local producers suffered as there was no demand for their iron, and by the early 20th century, the iron and steel industry faced a new competition. तो ये कहता है कि 19वीं सदी के अंत में लोहे की गलाने में गिरावट देखी गई। वह नए वन कानूनों ने लोगों को जो है आरक्षित वनों में प्रवेश करने के लिए उकसाया। जब तक वे चुपके से जंगल में प्रवेश नहीं करते, तब तक गलियारे लकड़ी का कोयला नहीं पाते थे। कई ने इस शिल्प को छोड़ दिया और नई नौकरियों की तलाश की। दूसरा कारण इंग्लैंड से लोहे और इस्पात का आयात था। भारत में लोहा और बर्तन बनाने के लिए आयातित लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्थानीय जो उत्पादक थे उनको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनके लोहे की तो कोई मांग ही नहीं थी। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लोहा और इस्पात उद्योग को एक नई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। लोहा और इस्पात कारखानों 1904 में एक अमेरिकी भूविज्ञानी और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े पुत्र दोरजी टाटा चार्ल्स वेड ने छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में खोज की। उन्होंने अगारियो नामक एक जनजाति को लो अयस्क से भरा जो टोकरी पाई। मतलब कहते हैं कि देखिए, ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दोराजबाई टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, मेड ए डिस्कवरी इन ए स्मॉल विलेज ऑफ छत्तीसगढ़। दे फाउंड ए ट्राइब कॉल्ड अगेरियंस कैरिंग बास्केट्स फुल ऑफ आयरन ओर। तो उसने क्या किया, उन्होंने अगारियो नामक एक जनजाति को लो अयस्क से भरी टोकरियां पाया। ठीक है। और it led them to Rajraja Hills, which had one of the finest ores in the world. That is how the first iron and steel factory came into existence. तो क्या हुआ, ये उन्हें राजहारा पहाड़ियों तक ले गया, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्कों में से एक था। इस तरह पहला लोहा और इस्पात कारखाना अस्तित्व में आ गया था। पहला लोहा कारखाना इस्पात सामने आया, फिर हमारे राजहारा पहाड़ियों में तक ले गया था वो, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्कों में से एक लोहा मिलता था, मतलब वहाँ पे। Since the region was dry and water was scarce, the taste continued their search for a more suitable place. Finally, they found a place on the banks of the Subarnarkha River. The Tata Iron and Steel Company came up in 1912 in Jamshedpur. चूँकि क्षेत्र जो है सूखा था और पानी वहाँ पे बहुत दुर्लभ था, इसलिए टाटा ने अधिक उपयुक्त स्थान की तलाश जारी रखी। अंत में उन्हें सुवर्ण रेखा नदी के किनारे एक जगह मिली। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1912 में, देखिए ये टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये पूरा TISCO, टिस्को बोलते हैं जिसे हम, टाटा आयरन स्टील कंपनी 1912 में जमशेदपुर में आई थी। द टिस्को वॉज सेटअप एट जस्ट द राइट टाइम। टिस्को की स्थापना सही समय पर की गई थी। ऑल थ्रू द 19th century इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील। इंडिया जो है इम्पोर्ट कर रहा था स्टील फ्रॉम ब्रिटेन से। द रेलवे इन इंडिया हैड प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड। तो कहता है कि 19वीं शताब्दी में भारत ब्रिटेन से स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे ने रेल का एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया था। रेलवे ने रेल का एक बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध करा दिया था। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द ब्रिटिश रिफ्यूज टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और लंबे समय तक अंग्रेजों ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि भारत में अच्छी क्वालिटी वाले स्टील का उत्पादन किया जा सकता है। वो मानते नहीं थे इस चीज़ को। विद द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 द सिचुएशन चेंज्ड। 1914 में प्रथम विश्व के प्रकोप के साथ स्थिति बदल गई थी। ठीक है। द स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन हैड नाउ टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप, so the imports of British steel into India declined and the Indian Railway now turned to the TISCO for supply of rails. Since the war dragged on for many years, TISCO had to produce shells and carries wheels for the war. By 1919, even Britain was buying 90% of steel manufactured by the TISCO. Gradually, the TISCO became one of the biggest steel industries of India.
तो ये कहता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के साथ स्थिति बदल गई थी। फिर जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, उसके साथ स्थिति जो बदल गई। ब्रिटेन में उत्पादित इस्पात अब यूरोप में युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए था। ब्रिटेन में जो उत्पादित इस्पात था ना, अब वो यूरोप में युद्ध की केवल मांगों को पूरा करने के लिए आता था। इसलिए भारत में ब्रिटिश स्टील के आयात में गिरावट आई और भारतीय रेल अब रेल की आपूर्ति के लिए टिस्को में बदल गई। चूंकि युद्ध कई वर्षों तक चला था, इसलिए टिस्को को युद्ध के लिए गोले और गाड़ी के पहियों का उत्पादन करना पड़ा। 1919 तक, यहाँ तक कि ब्रिटेन टिस्को जो है 1919 तक, यहाँ तक कि जो ब्रिटेन था ना, उसको जो है टिस्को द्वारा निर्मित 90% स्टील खरीद रहा था 1919 तक। ठीक है, ब्रिटेन खरीद रहा था टिस्को द्वारा निर्मित 90% स्टील। The iron and steel industry expanded only when the British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased. For example, during the First World War and after, as the nationalist movement developed, the industrial classes became stronger and the demand for government protection became louder. The British tried hard to retain its control over India, but were unsuccessful. In the last decades of colonial rule, the British government had to concede to many of these डिमांड्स। तो ये कहता है कि इस्पात उद्योगों धीरे धीरे टिस्को भारत के सबसे बड़े इस्पात उद्योगों में से एक बन गया था। लोहे और इस्पात उद्योग का विस्तार केवल तभी हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात में गिरावट आई। मतलब भारत में ब्रिटिश आयात में जब गिरावट आई तभी क्या हुआ, इस्पात उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं का बाजार बढ़ गया। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग मजबूत होते गए और सरकारी सुरक्षा की मांग जोरदार होती गई। अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन असफल रहे। औपनिवेशिक शासन के अंतिम दशकों में ब्रिटिश सरकार को इनमें से कई मांगों को मानना पड़ा। सो बच्चों, आज हम ये पूरा का पूरा लेसन जो है कंप्लीट रीड कर लिया है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज जो थी वो कॉलोनियल रूल के जब मतलब औपनिवेशिक शासन था उस दौरान में जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज थी वो कैसे चल रही थी, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना जो है अपना रोल उसमें क्या था ब्रिटिशर्स का, ये सब हमने देखा और हमारा जो मार्केट था उसकी हमने स्थिति देखी। सो आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल हम इसके जो है A to D एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आगे जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में करते रहेंगे। थैंक यू।